हाँ भाई, मैं लेकर आ चुकी हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसे आप और आपके दोस्त बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई एग्जाम का अब जो समय है वो आ चुका है बिल्कुल नजदीक, और आप और आपके फ्रेंड्स बार बार ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज पढ़ना है और कौन सी चीज छोड़ देना है। ठीक है, अब साथ ही साथ तुम्हें वादा याद आ रहा है वो वाला जो तुम अपने पेरेंट्स से कर चुके हो कि भाई मम्मी भले ही क्लास 11th में मेरे कैसे भी नंबर आए हों लेकिन 12th में तो मैं आपको पूरे के पूरे नंबर लाके दिखाऊंगा। अब अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आपको वो टॉपिक्स पता हो जो क्लास 12th हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो मैं आयुषी चौरे फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि भाई अगर पहले देखें तो ये हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की तीनों बुक्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं साल भर में। अब बुक्स को तो जान चुके हैं लेकिन बुक्स में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगर एक बेसिक आउटलाइन से, तो ये देखिए कि भाई ये सीबीएसई ने बढ़िया तरीके से हमें बताया हुआ है। सीबीएसई खुद बता के गया है कि तीनों बुक्स जो है ना तीनों को बराबर बराबर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा पढ़ लिया एक को कम पढ़ लिया। तो तीनों बुक से आपके 25-25 मार्क्स का वेटेज कैरी होगा और 5 मार्क्स का आएगा आपको मैप वर्क। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब चैप्टर वाइज देखते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर बात करें हमारे फर्स्ट चैप्टर की ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होते हैं इसके अर्ली अर्बन सेंटर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए हुए थे, है ना, कि भाई सोसाइटी में ब्यूरियल प्रैक्टिस किस तरीके से वहां पे डिफरेंशिएशन को बता रहा है, किस तरीके से जो ट्रेड है वो वहां पे सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रही है आपको। ठीक, उसके बाद मल्टीलैटरल एस्पेक्ट्स जो हो गए कि भाई वहां पे क्राफ्ट कैसे था, वहां पे ट्रेड कैसे था, कौन सा आइटम कहां से बुलवाते थे, कहां पे भेजा जाता था। ठीक, वो सारी चीजें हो गई। अर्बन सेंटर्स में भी और जो उनके फीचर्स अगर हम बात करें तो सिटाडल कहां है, लोअर टाउन कहां पे है, आपकी ग्रेट ग्रेनरी कहां है, ग्रेट बाथ कहां है। तो ये जो सारी चीजें हो गई इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जिससे अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन इन चीजों से पूछे जा रहे हैं, तो वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। कि भाई ये जो पूरा अगर हम देखें हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में हमें लिटरेरी सोर्सेज तो मिले नहीं हुए हैं, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हुए हैं। तो इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने एविडेंसेस को ट्रेस करे और इस चीज के ऊपर अपने व्यूज बताए हुए हैं। ठीक है, तो भाई एएसआई के जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम हो गए, जॉन मार्शल हो गए, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से यहां पे एक्सकावेशन किया है या क्या क्या फाइंडिंग्स करी हुई थी वो इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें हमारे अगले चैप्टर की किंग फार्मर्स एंड टाउन्स की, ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हम डील करते हैं 600 बीसी से लेके 600 सीई का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में। तो सबसे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें जितनी भी डायनेस्टीज के बारे में हमें बताया हुआ है, चाहे फिर वो मौर्य है, शुंग है, कुषाण हो गए, गुप्त हो गए, हर किसी की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके बारे में हमें डील करना है। उसके साथ साथ इसको पढ़ने के लिए हमारे पास जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ठीक है, तो वो हमें क्या बताते हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हो गए है ना, वो हमें क्या बताते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की मेगास्थनीज ने किस तरीके से वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक चीजें हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जो उस चैप्टर से हमें पता चली हैं वो आप इसमें फोकस करेंगे। देन अगर हम बात करें किनशिप कास्ट एंड क्लास की थर्ड चैप्टर की, तो यहां पे भी हमारी टाइमलाइन तो सेम है लेकिन हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, सोसाइटी के ऊपर। तो भाई सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई पेट्रिलिनी सोसाइटी थी तो वहां पे जो फीमेल्स थी उनकी क्या पोजीशन होती थी, वर्ण सिस्टम किस तरीके से वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, साथ ही साथ जो महाभारत है वो किस तरीके से एक डायनेमिक अप्रोच हमें प्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी के बारे में, वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ चैप्टर की थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, तो यहां पे अगर हम थिंकर्स की बात करें तो हमारे पास गौतम बुद्ध है, महावीर है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास चारवाक है। तो ये जो थिंकर्स इन्होंने किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी दी हुई है पहले हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद कैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में उसकी बात करी जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो सांची स्तूप और अमरावती स्तूप, उसमें क्या डिफरेंसेस आए, किस तरीके से उनका प्रिजर्वेशन हुआ, कि किस वजह से
सांची के स्तूप को बेटर तरीके से प्रिजर्व किया गया, और वहीं अगर हम अमरावती स्तूप की बात करें तो उसका प्रिजर्वेशन ना होने के कारण उससे क्या ड्रॉबैक्स हमें मिलने गए। ठीक है, तो ये चीज देखी गई है 4th चैप्टर में, जो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे 5th चैप्टर की, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, तो थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स में अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे 3 ट्रैवलर्स हैं, कौन कौन, अल बरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, फ्रैंकोइस बर्नियर हो गए, तो इनके बारे में जो बेसिक डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया हुआ है, साथ ही साथ इंडिया में आके उन्होंने किस चीज को नोटिस किया और किस तरीके से उन्होंने इंडिया की जो सोशल हिस्ट्री है उसको हमें अपने किताबों के थ्रू बताया हुआ है। ठीक है, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ जो उन्होंने इंडिया में आके विटनेस करी वो आप बताएंगे, साथ ही साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है इनके पर्सपेक्टिव को कि अल बरूनी को इंडिया कैसा लग रहा है, इब्न बतूता ने क्या विटनेस किया और फ्रैंकोइस बर्नियर क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज है ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर हम बात करें भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, तो सबसे ज्यादा ये जो एक नया टॉपिक निकल कर आ रहा है जो रिसेंट ईयर में देखा गया है वो है कि भाई ये जो हेटेरोडॉक्स वाले लोग हो गए या भक्ति सेंट्स हो गए, जैसे कि अगर आप कबीर की बात करें, मीराबाई की बात करें, गुरु नानक की बात करें, तो इन्होंने किस तरीके से भक्ति मूवमेंट के बारे में हमें बताया हुआ है, वो भक्ति को किस तरीके से बताना चाह रहे हैं वो हमें बताना है। उसके साथ साथ भक्ति सूफी ट्रेडिशन में मिडिवल पीरियड में क्या फिलॉसफीज हैं, अलवर्स क्या है, नैनार्स क्या है, सूफीज का क्या आइडियोलॉजी है, किस तरीके से वो खानकाज वगैरह में रखते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही साथ ये सोसाइटी में किस तरीके से यूनिटी और ब्रदरहुड को फ्लरिश कर रहे हैं, उन आइडियाज को फ्लरिश कर रहे हैं सोसाइटी में, वो हमें देखने हैं। एंड भक्ति मूवमेंट इन साउथ, ठीक है, तो भाई वो आपका अलवर हो गया, नैनार हो गया, बसावन हो गया, वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देन अगर हम बात करें हमारे 7th चैप्टर की, विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर में अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो भाई किस तरीके से उन्होंने, आप बोल सकते हो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ है, अमरनाई का सिस्टम वगैरह, कृष्णदेव राय के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो चलेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें तो महानवमी डिब्बा जो है वो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने क्या क्या विजयनगर में विटनेस किया हुआ है। देन वहां की सिटी प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से भी जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट्स, तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई किस तरीके से जो मुगल स्टेट था वो कैसे अपने पीजेंट्स के साथ, जमींदार के साथ रिलेशन बना के रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ठीक है, तो यहां पे भी आपको वही चीज बतानी है कि भाई एग्री एंड डेवलपमेंट जो हैं वो किस तरीके से होते थे मुगल पीरियड में, एग्रीकल्चर में क्या उगाया जाता था, किस किस तरीके के क्रॉप लेकर आते थे वो। उसके बाद विमेन का क्या रोल था सोसाइटी में, स्पेशली एग्रीकल्चर में, है ना, कि भाई चाइल्ड बियरर उन्हें माना जाता था, तो वो एक चीज हो गई। विलेज पंचायत का क्या रोल होता था, जमींदार को कैसे एक फादर फिगर कंसिडर किया जाता था, तो वो इसमें से क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन अगर हम बात करें हमारे 9th चैप्टर की, कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, तो यहां पे हम किस चीज की बात करते हैं, यहां पे भी हम रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए, उससे कैसे लोगों की जमींदारी जो थी वो जा रही थी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद कॉलोनियल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, कि वो कैसे हमारे लिए कंट्रीब्यूट करती है टू ट्रेस दैट हिस्ट्री, स्पेशली दैट 5th रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद डेक्कन रिवोल्ट का क्या क्या बताया है, डेक्कन रिवोल्ट के बारे में, संथाल एंड पहाड़ीज का किस तरीके से रेबिलियन हुआ, वो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अगर हम बात करें रिबेल्स एंड राज की, तो यहां पे भाई जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसकी बात करी गई है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के अगर हम कॉजेस को देखें, इवेंट्स को देखें, सप्रेशन को देखें, तो सारी चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। र्यूमर्स का क्या यहां पे रोल होता है, किस तरीके से वो सोसाइटी को एक तरीके से यूनाइट करने के काम आ रही है। ठीक, अवध का क्या रोल है, ठीक है, क्यों अवध से ही ज्यादा लोग उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन सोर्सेज ऑफ द रिवोल्ट, कि किस तरीके से वो जो इमेजेस उन्होंने बनाई हुई थी या किस तरीके से उस रिवोल्ट के बारे में जो अलग अलग चीजें हमें पता चली हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर हम बात करें हमारे 11th चैप्टर की, महात्मा गांधी एंड द रेवोल्यूशन एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो इसमें अलग अलग रेवोल्यूशन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट्स की बात करी गई है, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो वो और उनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स है उनकी हमें बात करनी है। देन इन आइडियोलॉजीज को, है ना, मतलब वो आइडियाज जिनके बेसिस से ये सारे मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं उनकी बात करनी है, उन इंडिविजुअल्स की, उन इंस्टीट्यूशंस की, गांधी जी की लीडरशिप की बात करनी है कि कैसे गांधी जी का एक रोल था, हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है किस तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट में, और उनके आइडियाज ने कैसे सोसाइटी को मास अपील किया हुआ है वो हमें बताना है।
देन जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेज वहां पे मिले हुए हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बायोग्राफीज हो गई, ठीक है, तो उनका क्या रोल है, ऑटोबायोग्राफीज का, लेटर्स का, कि कैसे हमने हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया हुआ है। देन अगर हम बात करें हमारे लास्ट चैप्टर की, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने अपना यहाँ पे एक तरीके से काम किया और हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया, उसकी बात करी गई है। ठीक, तो यहाँ पे रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी जाएगी, स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट्स एंड डिस्कशंस, की भाई कौन कौन से डिबेट्स एंड डिस्कशंस थे जिनकी यहाँ पे बात करी गई थी, किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा आप बोल सकते हो कि डिस्कशन हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो गई, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो गई, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका फ्रीक्वेंट डिस्कशन हमें देखने को मिला। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, कौन उसे लेकर आए और क्या उसका रोल था, जो आगे जाके हमारा प्रियम्बल बना हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये रहे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।